course of child development and pedagogy. So now in this video we are going to discuss the two major factors on which our development depends, यानी कि heredity और environment. Heredity यानी कि हमारे आनुवंशिकता और environment यानी कि पर्यावरण. साथ ही में हम ये भी देखेंगे कि नेचर वर्सेस नर्चर की डिबेट क्या है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक ट्रायंगल के माध्यम से हमारी लाइफ को डिपिक्ट किया जा रहा है, जहाँ पर एनवायरनमेंट, रिस्पॉन्स और हेरिडिटी, इन तीनों चीज़ों को दिखाया जा रहा है. तो सबसे पहले व्हाट वी हैव, हमारे पास क्या होता है. हमारे पास होता है एनवायरनमेंट, हमारा वातावरण. व्हाट वी आर, हम क्या होते हैं, तो हम जो भी होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे आनुवंशिकता पर डिपेंड करता है. एंड व्हाट वी डू, जो हम करते हैं वो हमारी प्रतिक्रिया यानी कि हमारा रिस्पॉन्स होता है. अगर हेरिडिटी को हम एक लाइन में बोलना चाहें तो हेरिडिटी इज कंसीडर्ड एज द सम टोटल ऑफ इनबॉर्न इंडिविजुअल ट्रेट्स. आनुवंशिकता का मतलब होता है कि हमारे अंदर जो भी हमारे इंडिविजुअल ट्रेट्स हैं जो कि हमने हमारे पेरेंट्स से या हमारे एंसेस्टर्स से पाई हैं. हम सब जानते हैं कि कंसेप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर मेल स्पर्म और फीमेल ओवम का कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से एक एम्ब्रॉयो का डेवलपमेंट होता है जो फर्दर एक चाइल्ड में डेवलप होता है. तो इसी प्रोसेस के थ्रू एक जाइगोटे का फॉर्मेशन होता है और इसी के थ्रू ही जो ट्रेट्स होती हैं वो हमारे अंदर ट्रांसफ़र होती हैं. अगर हम ट्रेट्स की बात करें तो कलर ऑफ आइज यानी कि हमारी आँख का रंग, हमारी हाइट, वेट, इंटेलेक्ट या इसके अलावा कुछ भी अगर ऐसी क्वालिटीज़ हैं हमारे पेरेंट्स या एंसेस्टर्स के अंदर जो हमारे अंदर आ गई हैं या हमारे अंदर ट्रांसफ़र होती हैं, तो वो सब आनुवंशिकता पर ही डिपेंड करती हैं. जैसे कि क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, अगर क्वालिटी ऑफ लीडरशिप हमारे फोरफादर्स में थी या हमारे पेरेंट्स के अंदर पाई जाती है तो फिर वो क्वालिटी हमारे अंदर भी ट्रांसफ़र होती है. तो यही होता है ट्रेट्स. इसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं कि हेरिडिटी जो है वो कहीं ना कहीं एक ब्रॉड लिमिट सेट कर देती है. मतलब कि जो भी पोटेंशियलिटीज़ हमारे अंदर होती हैं वो हमारे आनुवंशिकता पर ही डिपेंड करती हैं. हेरिडिटी या आनुवंशिकता का बायोलॉजिकल जो भी बैकग्राउंड है उसे हमें बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करना है. क्रोमोसोम्स के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि सीटेट या अन्य किसी भी टेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी बार देखे गए हैं. हम सबको पता है कि किसी भी इंसान के अंदर 23 पेयर्स होते हैं यानी कि 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं. अगर हम एक फीमेल की बात करें तो यहाँ पर 22 ऐसे पेयर होते हैं या 44 ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जिनका जेंडर से कोई रिलेशन नहीं होता है. साथ में उनके पास एक XX का पेयर होता है जो कि जेंडर डिटरमाइन करता है, यानी कि जिससे एक फीमेल या मेल का फर्दर रिप्रोडक्शन होता है. वेयरएज अगर हम एक मेल की बात करें तो वहाँ पर 22 जो पेयर होते हैं वो तो सिमिलर होते हैं, लेकिन उनमें यहाँ पर एक XY पेयर होता है जो कि हमारे जेंडर को डिटरमाइन करता है. इससे हमें ये समझ में आता है कि जेंडर डिटर्मिनेशन में या जो ऑफस्प्रिंग्स होने वाली हैं उनके जेंडर का जो फॉर्मेशन होता है वो टोटली मेल पर डिपेंड करता है, ना कि फीमेल पर. और इनका कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार से इस चार्ट के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया है. आप इसे देखें और इसे समझने की कोशिश करें. नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कुछ लॉज. सबसे पहला है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी. ये जो लॉज हैं ये हमें पता होने चाहिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक टीचर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं व्हाइल डीलिंग विद चिल्ड्रंस ऑफ डिफरेंट एज, मेनली इन अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड पीरियड. सो सबसे पहले सिमिलैरिटी का जो लॉ है जिसे हम लाइक टेंड्स टू बिगेट लाइक भी बोलते हैं या रिजेम्बलेंस का लॉ भी बोलते हैं. तो इस लॉ में हमें ये बताया जाता है कि जो भी स्पीसीज होती हैं वो अपनी तरह के ही ऑफ स्प्रिंग को जन्म देती हैं, यानी कि बिल्ली के बच्चे बिल्ली होते हैं और कुत्ते के बच्चे कुत्ते. और सिमिलरली अगर गोरे पेरेंट्स हैं तो उनके जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे वो गोरे होंगे, यानी कि जैसे कि अंग्रेज़ों की अगर हम बात करें गोरों की,
सिमिलरली अगर हम अफ्रीकन की बात करें तो उनके बच्चे मेनली ब्लैक ही होंगे, डार्क स्किन के ही होंगे, क्योंकि वहाँ पर सब डार्क होते हैं। लेकिन इस लॉ को हम यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है लॉ ऑफ वेरिएशन। लॉ ऑफ वेरिएशन के थ्रू हमें ये बताया जाता है कि हालांकि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो सेम है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर कुछ एक डिफरेंसेस होते हैं, और हम टोटली हमारे फैमिली या हमारे पेरेंट्स की तरह नहीं हो सकते। अगर हम इसका एग्जांपल लें तो किन्हीं भी पेरेंट्स के अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों टोटली सेम नहीं होते हैं। सिमिलरली यहाँ ये भी पाया गया है कि अगर 2 डार्क लोग हैं और उनके जो बच्चे हैं वो ब्राइट कलर के हो गए या फेयर कॉम्प्लेक्शन के हो गए, तो इस तरह के वेरिएशन भी देखे गए हैं, जिसकी वजह से जो लॉ ऑफ सिमिलैरिटी है उसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया गया है। जितने ज़्यादा कॉम्बिनेशन होगा उतने ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है ऑफ स्प्रिंग में, ये लॉ ऑफ वेरिएशन होता है। नाउ लॉ ऑफ रेग्रेशन की अगर हम बात करें तो जैसे कि अगर हम हाइट फैक्टर को लेके बात करें, हमारे पेरेंट्स की हाइट बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे उनकी भी हाइट अच्छी होगी। पर यहाँ पर एक जनरल ट्रेंड देखा गया है कि ये जो कोई भी फैक्टर होता है, कोई भी ट्रेट होती है, वो रिग्रेस करती है, यानी कि जितनी हाइट हमारे पेरेंट्स की थी उतनी हाइट हमारी ना जाके उससे कुछ कम गई। तो ये एक उसका एग्जाम्पल हो सकता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम अगर आप किसी क्वालिटी को अगर हम यहाँ पर जज करें, फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर फेमस पर्सनालिटी है या सेलिब्रिटी है, तो उसने अपनी उस फील्ड में काफ़ी अच्छे लेवल तक के एक्सेल किया, बट उसी की जगह अगर हम उसके ऑफ स्प्रिंग या उनके किड्स की बात करें तो वो उस लेवल तक नहीं जा पाते। तो ये होता है रेग्रेशन, यानी कि आपके अंदर वो ट्रेट आई तो, लेकिन एक एवरेज क्वांटिटी में आई, यानी कि वो रेग्रेस हो जाती है, वो कम पड़ जाती है और एक एवरेज अमाउंट में ही ट्रांसफ़र होती है ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर। अगर इसका एक एग्जांपल और देखें तो फॉर एग्जांपल कुछ एक फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं जैसे कि अमिताभ बच्चन या और भी जैसे जितेंद्र, तो इन तरह के जो सेलिब्रिटीज़ हैं तो इनमें हमने देखा कि जितने लेवल तक इन्होंने एक्सेल किया है अपनी फील्ड में, उतने लेवल तक इनके बच्चे एक्सेल नहीं कर पाए, यानी कि जो इनका जो ट्रेट था, इनकी जो क्वालिटी थी, वो इनके ऑफ स्प्रिंग में आ कर के रेग्रेस कर गई, उस लेवल तक के नहीं पहुंच पाई। नेक्स्ट, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिव ट्रेट्स। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं, ट्रेट्स होती हैं, वो डोमिनेंट भी हो सकती हैं और कुछ रिसेसिव हो जाती हैं, यानी कि इसे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। तो फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स के अंदर कुछ एक सर्टेन ट्रेट्स हैं, हो सकता है वो आपके अंदर ना आए, और जो एक सर्टेन ट्रेट्स आपके एंसेस्टर्स के अंदर थी वो आपके अंदर आ जाएं, यानी कि जो एंसेस्टर्स के अंदर ट्रेट थी वो आपके पेरेंट्स के अंदर डोमिनेंट नहीं हो पाई, वो रिसेसिव हो गई, और जब वो आपके अंदर आई तो वहाँ पर वो डोमिनेंट हो गई। तो इस तरह से जो ट्रेट्स होती हैं वो हमारे एंसेस्टर्स से हमारे अंदर ट्रांसफ़र होती हैं। जैसे कि कोई एक बीमारी है, कोई जेनेटिक बीमारी है, डिजीज़ है, तो वो आपके पेरेंट्स में, आपके फोर फादर को थी, लेकिन आपके पेरेंट्स में ना आके, आपके फादर में ना आके वो आपके अंदर आ गई, तो यानी कि आपके फादर के टाइम पर वो रिसेसिव हो गई, वो सेग्रीगेट कर गई, लेकिन आपके टाइम पर वो डोमिनेट कर गई। तो ये होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिव ट्रेट्स। आफ्टर दैट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मतलब होता है कि कोई एक जेनेटिक ट्रेट है वो दूसरी जेनेटिक ट्रेट के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट नहीं करती है। जैसे कि अगर हम एक ट्रेट की बात करें, फेयर कॉम्प्लेक्शन के एक ट्रेट है, वो आपके पेरेंट्स से, आपके फोरफादर से आपके अंदर आया, लेकिन उस ट्रेट का कोई भी रिलेशन नहीं होगा हाइट से। अगर हम बात करें गोरे लोगों की, मतलब कि जो वाइट होते हैं या जो ब्रिटिशर्स होते हैं, वी कैन से, तो वो बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं, उनके जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं वो भी गोरे होते हैं, फर्दर उनके ऑफ स्प्रिंग्स भी गोरे होते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि उनका कॉम्प्लेक्शन सेम चल रहा है तो उनकी हाइट भी सेम चलेगी। उनके हाइट में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन हो सकता है, अगर गोरे का बच्चा गोरा हो सकता है, बट हाइट जो होती है वो आप ये नहीं बोल सकते कि हाइट अगर उनकी ज़्यादा है तो उनके ऑफ स्प्रिंग्स की भी हाइट ज़्यादा होगी। तो ये होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नेक्स्ट, हम अगर बात करें एनवायरनमेंट की, जो कि दूसरा काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है डेवलपमेंट का,
तो एनवायरनमेंट हम सबको पता है क्या होता है, जो भी चीज़ें हमारे आसपास है वो सब हमारे एनवायरनमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। सबसे पहला जो एनवायरनमेंट होता है किसी भी चाइल्ड के लिए वो होता है प्री नाटल एनवायरनमेंट, मतलब कि वोम्ब के अंदर जो भी एनवायरनमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ चाइल्ड इज इनसाइड हिज और हर मदर्स वूम, और उनकी जो मदर हैं वो कुछ भी ड्रग्स वगैरह कंज्यूम करती हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो उस चाइल्ड के ऊपर पड़ता है। इसलिए जो प्री नाटल एनवायरनमेंट होता है उसको, मतलब जो वूम्ब के अंदर का वातावरण होता है उसको भी हम एनवायरनमेंट में कंसीडर करते हैं। फिर हो गया फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो जो भी न्यूट्रिशन हमें मिल रहा है या जो भी हमारे एनवायरनमेंट के थ्रू हमें एक्सरसाइज वगैरह या ऐसी कोई भी चीज़ें मिल रही हैं, न्यूट्रिशन हो गया या फ्रेश एयर हो गई या इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ें हो गई, तो ये सब हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट को कंस्टिट्यूट करता है। फिर अगर हम सोशल या कल्चरल एनवायरनमेंट की बात करें तो यहाँ पर हमारी कम्युनिटी सबसे टॉप पर है, क्योंकि कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है किसी भी चाइल्ड के डेवलपमेंट को। साथ में हमारी फैमिली हो गई, वो भी हमारे सोशल एनवायरनमेंट में ही आती है, क्योंकि किसी भी बालक के लिए सबसे पहले जो सोसाइटी होती है वो उसकी फैमिली ही होती है, वहाँ पर ही वो चीज़ें सीखना स्टार्ट करता है। देन वो स्कूल जाता है, तो स्कूल भी एक तरह से सोशल एनवायरनमेंट में हम काउंट कर सकते हैं। देन अगर हम लर्निंग एनवायरनमेंट की बात करें तो लर्निंग स्टार्टिंग फेज़ में घर पे ही होती है, उसके बाद में बच्चा स्कूल जाता है या फिर आप अन्य किसी भी जगह जा रहे हैं, किसी कोचिंग सेंटर या कहीं और भी पढ़ रहे हैं, तो वो सब आपके लर्निंग एनवायरनमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करता है। बेसिकली जहाँ पर आप चीज़ों को सीख रहे हैं तो वो सब आपका लर्निंग एनवायरनमेंट होता है। अगर हम इमोशनल एनवायरनमेंट की बात करें तो इमोशनल एनवायरनमेंट काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करता है। आपकी फैमिली में क्या चीज़ें हो रही हैं, आपके पेरेंट्स का बिहेवियर कैसा है, आपके आसपास के लोगों का बिहेवियर कैसा है, तो ये सब चीज़ें, या फिर जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, तो वो सब चीज़ें हमारे इमोशनल एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करती हैं या कंस्टिट्यूट करती हैं। इमोशनली हमें ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। तो ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो गया, या एक वी कैन से कि यहाँ पर कुछ 5 उसमें करके हम लोगों ने डिस्क्राइब कर दिया है, एनवायरनमेंट को कैटेगराइज कर दिया है। बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट एज अ रिजल्टेंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल पोटेंशियलिटी यानी कि हेरिडिटी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हमने देखा हेरिडिटी क्या होती है, हमने समझा कि कैसे ट्रेट्स का ट्रांसफ़र हमारे अंदर होता है। फिर हमने ये भी देखा कि क्रोमोसोम्स का क्या सीन होता है, हमारे जेंडर से रिलेटेड कैसे होते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। साथ में जो लॉज होते हैं हेरिडिटी के वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीइंग अ टीचर आपको पता होना चाहिए। साथ में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये चीज़ें हमने देखी। फिर हमने एनवायरनमेंट का एक ब्रीफ डिस्कशन किया कि एनवायरनमेंट क्या होता है और कैसे वो इम्पैक्ट करता है, कौन कौन सी चीज़ें जो इम्पैक्ट करती हैं, प्री नाटल एंड देन योर इमोशनल एनवायरनमेंट, लर्निंग एनवायरनमेंट, सोशल कल्चर एट्सेट्रा। तो हेरिडिटी हमारे इनबॉर्न ट्रेट्स का सम होता है और ये एक स्टैटिक फैक्टर है। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि ये एक लिमिट सेट कर देता है जिसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते, ठीक है। वेयर एज जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वो डायनेमिक होता है। एनवायरनमेंट आपका चेंज होता रहता है, आप नई जगह जाएंगे, नई चीज़ सीखेंगे, आपका नया एनवायरनमेंट फॉर्म होगा। कोई भी बालक या कोई भी चाइल्ड कॉन्टिन्यूसली अपने सराउंडिंग्स में मूव करता रहता है, मतलब कि वो अलग अलग जगह जाता है, अलग अलग चीज़ें सीखता है, अलग अलग लोगों से मिलता है। तो इस तरह से जो उसका एनवायरनमेंट होता है वो स्टैटिक नहीं होता है, डायनामिक होता है। और इन्वायरमेंट या हमारे सराउंडिंग में हमारा मॉरल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल फैक्टर, ये सब कुछ इन्वायरमेंट के अंदर आ जाते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें कि कैसे हम इन्वायरमेंट और हेरिडिटी को अलग अलग नहीं कर सकते, तो जैसे कि अगर हम बात करें हमारे हाइट के फैक्टर को, अगर हमें हमारे आनुवंशिकता में या हमारे हेरिडिटी में ट्रेट्स मिले हैं, हाइट फैक्टर्स मिले हैं कि हमारी हाइट एक अच्छे स्तर पर जा सकती है, लेकिन वही हमारा जो एनवायरनमेंट है उससे हमें न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन जो कि एनवायरनमेंट का एक पार्ट होता है, तो अगर हमें न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिल रहा है तो हमें जो ट्रेट मिली है वो यूजलेस हो जाएगी। यानी कि वो ट्रेट हमें मिली थी, हमारी हाइट अच्छी हो सकती थी, पर क्योंकि हमें अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिला तो अब वो हमारे जो हेरिडिटी थी,
जो जीन से हमें मिली थी ट्रेड्स वो यूजलेस हो गई। सिमिलरली अगर हम इंटेलेक्ट की बात करें, हमें बहुत अच्छा इंटेलेक्ट मिलता है हमारे हेरिडिटी से, लेकिन अगर हमें लर्निंग एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, हमें एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, हमें पढ़ाया नहीं जाता, हमें चीज़ें सिखाई नहीं जाती, तो वो जो हमारा इंटेलेक्ट होता है वो कहीं ना कहीं यूजलेस हो जाता है। तो अगर हम समझना चाहें कि इन्वायरमेंट और हेरिडिटी क्यों अलग नहीं कर सकते, तो उसके लिए यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है जहाँ पर डेवलपमेंट को नेचर इनटू नर्चर का प्रोडक्ट के तौर पर दिखाया गया है, यानी कि हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट इज, हमारा जो डेवलपमेंट है वो पूरी तरह से ज़ीरो हो जाता है, यानी कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। और अगर हमने इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ को ज़ीरो कर दिया तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हम समझ सकते हैं इन चीज़ों को। और यहाँ पर मेंशन भी है कि अगर हम ये बोलें कि हेरिडिटी या एनवायरनमेंट अकेले ही डेवलपमेंट के प्रोसेस को तय करता है, तो ये कहना ही पूरी तरह से मीनिंगलेस हो जाएगा, और इसका प्रूफ है ये इक्वेशन। अपर लिमिट जो होती हैं वो हेरिडिटी सेट करता है, और एनवायरनमेंट हमें चाहे जितना अच्छा मिले, हम अपनी हेरिडिटी के बियॉन्ड नहीं जा सकते। ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाती है यहाँ पर। लेकिन मैक्सिमम डेवलपमेंट जो है, यानी कि जो भी रॉ मटेरियल्स हमें हेरिडिटी से मिले, जो गुण हमें अपनी हेरिडिटी से या आनुवंशिकता से मिले, जो ट्रेड्स हमें मिली हैं, उनका जो मैक्सिमम डेवलपमेंट है वो तभी पॉसिबल है जब हमें एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।